नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ विंडो में आप देख रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी को। हम पहले स्वागत कर लेते हैं। भाऊ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से वापस इस चैनल पर आने के लिए। और हम लोग फिर कोई एक नई एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हैं, और ये भी ईरान पर है। 12 दिन बीत चुके हैं। युद्ध किस तरफ जा रहा है इस पे सबके अलग अलग ख्यालात हैं, लेकिन भाऊ इस युद्ध पर नजर रखे हुए हैं और वो उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिन पर अमूमन आपको मीडिया में चर्चा तो बहुत दूर की बात है, उसको छुआ भी नहीं जाता। तो एक बार फिर से भाऊ, 12 दिन बीत चुके हैं। युद्ध की दिशा और दशा क्या होगी ये तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, हमारे देश में जरूर हमको गैस और तमाम चीजों को लेकर हल्ला दिख रहा है। आप इस युद्ध को अब किस तरह से आंक रहे हैं और क्या होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है इस समय? देखो, एक बात होती है, दुनिया में कहीं भी जंग छिड़ी जाए तो दुनिया अब इतनी जुड़ी हुई है कि उसका कम या ज्यादा परिणाम, दुष्परिणाम हमारे पास आकर पहुंचेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आज की भी बात नहीं, 67 का अरब इजराइल वॉर जो था उसकी भी कीमत हम चुकाते रहे ना। उस वक्त तो ये क्रूड ऑयल का रेट क्या था, आज उसके 10 गुना हम ज्यादा भर रहे हैं। वो उस 67 की कीमत आज भी चुका रहे। तो आज कुछ हुआ तो ये हुआ वो हुआ, क्या होता है मालूम है? लोगों को फिल्मों में कहानियां, ऊपर उपन्यास, उसमें वो जंग देखने में मजा आता है। और वही लोग हैं जब जंग सामने छिड़ जाती है कि डर कर भाग जाते हैं और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तो ये बोलने वाले लोग हमेशा उतने ही रहते हैं, उससे ज्यादा उनकी ना औकात होती है ना हिम्मत होती है। तो ये तो अभी देखो, अगर यहाँ पेट्रोल का वगैरह दाम बढ़ा नहीं है, हाँ गैस पर कंट्रोल लाया गया, तो वो तो होगा ही ना, वो तो होगा ही। देखो, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद आपके घर में जितना राशन था आप उसको संभाल संभाल कर खाने लगे ना, संभाल संभाल कर वो पानी पीने लगे। क्यों? क्योंकि अगले 8 दिन क्या होने वाला है पता नहीं था। तो जो था वो संभाल संभाल कर खा रहे थे ना। तो ये बात हमेशा होती है, जब इमरजेंसी आ जाती है, अपवादात्मक एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाती है, तो उस पर एक्सेप्शनल हमको रिएक्ट होना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, जैसे कि फिल्म देख रही है, हाँ अरे उधर उधर उसने बम गिराया, उसने ड्रोन छोड़ा। ये क्या एंटरटेनमेंट नहीं है, ये असलियत है। फिल्में देखना, कहानियां, सीरियल देखना अलग होता है, और जो कुछ बातें होती है वो हमको साथ साथ जीने पड़ती है। देखो, एक तरफ ये आप बोल रहे हैं, और दूसरा अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा कि जो यूएई का यहाँ का राजदूत है, एम्बेसडर है, उसने मोदी के आभार माने। क्यों मालूम है? वो बोला वहां की जो इंडियन कम्युनिटी है वो एक दूसरे की बहुत मदद कर रही। 40-45 लाख लोग हमारे जो वॉर सिचुएशन में है वो नहीं चिल्ला रहे, लेकिन यहाँ की मीडिया चिल्ला रही है। कितनी अजीब बात है। जहां हवाई अड्डे पर या बंदरगाह पर ड्रोन आकर गिर रहे, मिसाइल आकर गिर रही है, वहां के हमारे ही लोग हैं जिनके हाथ में कैमरा नहीं है, जिनके हाथ में माइक नहीं है, वो वॉर सिचुएशन में भी कितने डटकर खड़े हैं। और जो वॉर की कल्पना और खबरें दे रहे हैं वो सबसे डरे हुए। कितनी अजीब बात है ये, सोचो। तो इसलिए ये क्या रिपोर्ट करते हैं उस पर ध्यान मत दो, मैं ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि इसमें कोई दम है ही नहीं। क्योंकि क्या होता है, मैं खबर दे रहा हूं तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ये बताने के लिए मैं 10% न्यूज और 90% उसमें अफवाह घुसा देता हूं। ये आज का मीडिया बन गया, जो बड़ा चढ़ाकर बात बताएगा। और ढूंढने जाओ वॉशिंग पाउडर निरमा झाग वाला है, हाथ अंदर डालो, इतना अंदर जाता है हाथ कुछ आता नहीं है। तो ये मीडिया जो है वो झाग वाला वॉशिंग पाउडर निरमा बन गया।
जितना हाथ अंदर डालो अंदर जाएगा, हाथ में कुछ आएगा नहीं। ऐसी खबरों से क्या मतलब है? लोग, करोड़ों लोग वहां, अगर उस इलाके में आज की तारीख में अगर कुछ 20-25 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से 100, 150, 200 लोग मारे भी गए, मैं मानता हूं, तो 25-30 करोड़ में 200-300 का मतलब वॉर सिचुएशन में क्या होता है? नथिंग। लेकिन इनको तो बढ़ा चढ़ा कर बताना है ना। अरे इतना बड़ा धमाका हुआ, मैं वहां खड़ा था, वो राजू श्रीवास्तव की एक कॉमेडी मुझे याद आती है। बोले ये पूछते जाकर, तो रिपोर्टर ने मुझे पूछा, अरे बम का धमाका हुआ, तुम क्या कर रहे थे, तुम वहां थे? बोला हाँ बिल्कुल मैं वहां था। तो क्या हुआ? ने वो बम गिर गया, लुढ़कते लुढ़कते मेरे पास आ गया, मुझे बोला मैं बम हूं, आप अगर परमिशन दे दे तो फट सकता हूं, फटू। ये जो मजाक उड़ाई थी मीडिया की राजू श्रीवास्तव ने, वो हम असलियत में अब जी रहे। मीडिया जो खबरें दे रहा है, अरे क्या मजाक है। पाकिस्तान में आज 30-40% कीमतें बढ़ गई है। क्या हम अलग है? हम वॉर सिचुएशन में नहीं है, हम वॉर से बहुत दूर बैठे। तो जो कुछ हमारे पास अगर 25 दिन का स्टॉक है पेट्रोल का, गैस का, तो संभाल कर इस्तेमाल करो। इस्तेमाल लगाए उसका मतलब क्या है? भाई जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो। इतना इस्तेमाल जब वॉर सिचुएशन नहीं थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तब था। साल भर में 12 सिलेंडर मिलेंगे, 13 नहीं मिलेंगे, ये सिचुएशन से निकले ना। तो ऐसे लोग जो चिल्लाने वाले हैं ना, उनके लिए मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट का जो रूल था 12 ही सिलेंडर मिलेंगे, वो रूल लगा दो तो इनकी खबरें ठीक ठाक हो जाएगी। इसमें से कोई सिलेंडर लाने को जाने वाला नहीं है। जो खबरें बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, इनको पता नहीं होगा घर में कितने सिलेंडर लगते हैं। तो जाने दो, उनकी बात छोड़ दो। जो आज सिचुएशन दुनिया के सामने है, उसमें एक बड़ी बात मैं देख रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बात याद आती है। जब अफगानिस्तान पर मिसाइल का हमला किया था 2001 में अमेरिका ने, वो उनके युद्धपोत से छोड़ा गया था मिसाइल, टॉम हैक वगैरह कोई था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो फटा था। तो उसके बाद CNN पर एक अमेरिका का ही कोई डिफेंस एक्सपर्ट था, उसके शब्द मुझे कान में आज भी गूंज रहे। बोले ऐसे मिसाइल छोड़कर वगैरह कुछ होने वाला नहीं। अगर आपको जंग जीतनी है तो यू मस्ट हैव योर बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी जब तक जमीन पर आपके फौजी नहीं होते तब तक जंग जीती नहीं जाती। और बिल्कुल सही कहा था उसने। आप ऊपर से छोड़ते रहोगे उससे क्या मतलब है? वहीं से अफगानिस्तान से निकलकर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान पहुंच गया था ना, जब ये मिसाइल छूट रहे थे। जी। तो वॉर क्या होता है वो समझ लो ना। इनको वॉर क्या होता है मालूम नहीं, इनको डिप्लोमेसी क्या होती है मालूम नहीं। कोई कोने पर या चौराहे पर एक मर्डर होती है या एक बस्ती में मर्डर होती है और वॉर होता है, दोनों एक तरीके से बताया जा रहा है। ऐसे कभी होता है क्या? ये टेस्ट मैच नहीं है। एरिस्टोटल नाम का एक ग्रीक बुद्धिमंत था, पंडित था, तो उसका एक कोट मुझे याद आता है। बोलता वॉर जीतना आसान है, लेकिन वॉर के बाद सिस्टम बिठाना, सिस्टम लगाना और शांतता प्रस्तावित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी युद्ध जीता जाता है। अमेरिका ये नहीं कर पाई अफगानिस्तान में, अमेरिका ये इराक में नहीं कर पाई, फेल हो गई। अफगानिस्तान और इराक में हम हथियार की वॉर देखे, हथियार की जंग देखे तो अमेरिका जीत गई थी, लेकिन क्या हुआ? 10 साल 15 साल बाद वहां से छोड़कर सब भागना पड़ा। क्यों? वो सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका ने उससे एक सबक लिया है, सीख ली है कि हथियारों से वॉर आर्मी के खिलाफ जीता जाता है।
किसी कौम के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ आप हथियारों से जंग नहीं जीत पाते। जब तक आप वहां की जो कौम है, वहां की आम जनता है, उसको स्टेबिलिटी नहीं देंगे, तब तक आप वॉर नहीं जीत पाओगे। तो ये शायद अमेरिका ने ये सीखा है, इसलिए 10-12 दिन हो गए, लेकिन अभी भी अमेरिका ने अपने फौजी इराक में उतारे नहीं है, ना कि गल्फ कंट्रीज में उतारे। जो कुछ है उनके बेसिस है, वहां जो अमेरिकन है वो बस, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका फौजी जंग में नहीं लाएंगे। लेकिन क्या वो अमेरिकन हो गए या पाकिस्तानी हो गए, क्या बांग्लादेशी हो गए? अमेरिका की तरफ से ये जंग जमीन पर उतरकर कौन लड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप अगर मानोगे कि ये खत्म हो गया, तो उनमें से कोई हौथी या जिहादी उठेगा और न्यूयॉर्क में जाकर बम बजा देगा, फिर क्या करोगे? तो इनको ईरान में स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, पश्चिम एशिया में स्टेबिलिटी लाना जरूरी है। तो सोचना है वॉर के बारे में तो उस तरीके से सोचो जी कि कौन 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 से फौजी अमेरिका भेजेगी। जी भाऊ, अगर यही हम इसी सवाल को आगे ले जाएं कि आपको क्या लगता है कि ये सब, चूंकि ये आपने बताया था कि भाई जमीन पर ही हार जीत होती है, ऊपर से हमले हो गए लेकिन आपको मूवमेंट चाहिए, आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिएगी, और तभी ये कंट्रोल आप इस्टेब्लिश करोगे। नहीं तो जिस तरह पूरी दुनिया ने लीबिया को देख लिया, बगदाद को देख लिया, अलग अलग देशों में जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान 20 साल बाद भागना पड़ा 2021 में उनको, वो सब चीजें देखी हैं। तो यहाँ आपने जो एक लाइन कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, दर्शकों को मुझे लगता है उसको और जानना चाहेंगे कि उतरेंगे तो जरूर, लेकिन वो किसके होंगे ये नहीं पता। आपको लगता है, आपने इस पर जरूर अपना दिमाग लगाया है कि वो क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो आपको दिख रहा है भाऊ कि वो अगर होंगे जब तो? ऐसी बात होती है ना, तो उनके नजदीकी संघर्ष किसके साथ है? ईरान का बॉर्डर संघर्ष जो है, बॉर्डर प्रॉब्लम है, वो इराक के साथ भी है और कर्ड्स के साथ भी है। कर्ड्स का मतलब जो तुर्कस्तान, इराक, सीरिया और थोड़ा ईरान भी है उसमें, ऐसा जो इलाका है बीच का, पहाड़ी इलाका है, जो अलग अलग देशों में बांटा गया है, लेकिन वो एक कौम है जिसको कुर्ड्स माना जाता है। कुर्दिश भी बोलते हैं हिंदी में, मराठी में हम कुर्दिश बोलते हैं। तो वो एक अलग कौम है, वो मुस्लिम ही है तो मुस्लिम, लेकिन वो ना तुर्की है, ना इराकी है, ना अरब है, वो कुर्दिश नाम की अलग कौम है। और ये लोग पिछले बहुत सारे सालों से तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, फिर इराक, सीरिया, इन सब से लड़ते आए। तो इनके अपने लड़ाके हैं। और दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान को देखें तो सैकड़ों सालों से अफगानिस्तान को बहुत लोगों ने कब्जा किया, लेकिन वो हारे नहीं कभी। वो लड़ते रहे, जंग लड़ते रहे, मानो बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे को कबूल नहीं किया है। तो अगर दोनों हेलमंड नदी जो है उसके, वो इनकी बॉर्डर है, उसके पानी का डिस्प्यूट ईरान के साथ अफगानिस्तान का है, और जमीनी डिस्प्यूट जो है वो कुर्दिश का है। और इन्होंने, आपको याद होगा, जो असद को भगाया, असद को जो सीरिया से भगाया है, उसमें बड़ी लड़ाई इस कुर्दिश लड़ाकों ने लड़ी है, जो ऑफिशियली फौज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक नेशन नहीं है। कुर्दिस्तान माना जाता है लेकिन एक बॉर्डर वाला देश नहीं है। ये फैले हुए सीरिया में है, इराक में है, इराक वालों ने भी उनको दबा कर रखा था, तुर्कस्तान ने दबा कर रखा है। बीच में जब सीरिया से असद भाग गया, उसके बाद तुर्कस्तान ने घुसखोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कुर्दिश लड़ाके उनसे भी लड़े हैं, उनसे भी लड़े। जो ज्यादा से ज्यादा सीरिया में थे
वो तुर्कस्तान से लड़े हैं, और जब ज्यादा होने लगा तब उन्होंने अमेरिका को बता दिया आप तो बम मारकर चले गए, लेकिन ये एर्दोगन ज्यादा दादागिरी कर रहा है। तब ट्रंप ने उसको और बाइडेन ने इसको दम भरा था, ये रोने लगा, नहीं 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 मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो इनको जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनको एक तरीके से अमेरिका का सपोर्ट है, उनको ट्रेन करने वाली भी अमेरिकन है, अमेरिकन फौज ने इनको तैयार किया है। तो मैं मानता हूं कि ईरान में अगर अमेरिका की तरफ से फौजी उतरेंगे तो वो कुर्दिश उतर सकते, ये आप समझो, क्योंकि उनको ईरान से अपना इलाका तो लेना है और उससे रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। थोड़ा सा इलाका मिले, थोड़ा इराक का मिले, तो अगर कुर्दिस्तान बनता है तो वो तुर्की से ऑफिशियली लड़ सकते हैं। तो इसलिए एक फौज तो वो है। आपको याद दिला दूं, जब अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज आई थी तो खुलेआम नहीं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से नहीं उतरी थी, वो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां से नॉर्थ से अफगानिस्तान में घुस गई। लेकिन कैसे घुस गई थी? उस वक्त जो तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन लड़ाके थे, जिसको नॉर्दर्न अलायंस बोला जाता था, हाँ, मसूद शाह का, मसूद शाह का, तो उस मसूद शाह की जो नॉर्दर्न अलायंस थी उसके लड़ाके आगे करके अमेरिकन पीछे से अंदर चलते आ गए, और दूसरी फ्रंट पाकिस्तान बलूचिस्तान से ओपन की थी। लेकिन उससे भी ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान तो डबल गेम खेलता था, तो इसलिए अमेरिका ने अपने सारे लड़ाके उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से अंदर लाए थे। लेकिन आगे कौन था, फ्रंट लाइन पर कौन था? नॉर्दर्न अलायंस थी। तो मैं मानता हूं कि ईरान में अमेरिका अपनी फौज नहीं उतारेगी, क्योंकि उससे तो ट्रंप का सिंहासन डावाडोल हो जाएगा। इसलिए ये ट्राई करेंगे कि भाई हम सब सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते कि लेकिन लड़ो, आप लड़ो। अब ईरान की हालत ऐसी है कि वहां एकदम अनार्की है, कौन लीडर है किसको पता नहीं। खबरें आए कोई मुज्तबा खामेनी अब सुप्रीम लीडर बन गया, वो कहां है किसको पता नहीं, उसका कोई कमांड सिस्टम नहीं है। तो जो कुछ उनके 30-35 प्रोविंस है, वहां के जो उनके कोर कमांडर्स है वो अपने तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, और जो ऑफिशियल सिविल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट है उसने तो गल्फ कंट्रीज की माफी तक मांग ली कि भाई माफ करो, हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन हमारी कमांड सिस्टम खत्म हो गई है, तो कोई अपने अपने ही कुछ कर रहा है, तो ऐसे में बातचीत भी होना मुश्किल है। तो इसलिए मैं मानता हूं एक जगह है कि कुर्दिस्तान और दूसरा तालिबान। तालिबान हाँ, तालिबान और ईरान का भी बॉर्डर प्रॉब्लम है। हाँ, और तो तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनका तो पहले से ही मिला जुला लड़ाई चल रही है। तो उनका भी बलूचिस्तान का बहुत सारा हिस्सा जो ईरान में है वो वहां का बलूची माना जाता है, तो वो यहां से घुसेंगे। अगर सेंट्रल कमांड नहीं है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश वो भी करेंगे। तो अमेरिका उनको पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका का आज का टारगेट सीधा साधा और प्लेन है, उनको पूरे ईरान को न्यूट्रलाइज करना है, मार्जिनलाइज करना है। फिर वहां किसकी सत्ता हो कोई बात नहीं, जैसे सीरिया हो, इराक हो, वहां कौन सत्ता में बैठा है उससे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। तो इस ढंग से पश्चिम एशिया में कोई दादागिरी करने वाला ना हो, उसको कंट्रोल करने वाला इजराइल हो, और इजराइल के साथ साथ अगर कुर्दिस्तान और तालिबान ये एक्सेस बन जाता है तो अमेरिका, मैं मानता हूं कि उसमें इंटरेस्टेड है। और तालिबान और बलूची, उनको आजकल कौन कंट्रोल करता है ये मैंने कहने की जरूरत नहीं है।
हम तो जो पत्रकार, समझदार पत्रकार है, वो जानते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या तालिबान हो, वो किसकी कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं या दोस्त बनकर काम कर रहे हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को एंगेज करके रखा है कि पाकिस्तान ना सीरिया की या ईरान की मदद करे। उल्टा ईरान ने ही हमला कर दिया है पाकिस्तान पर, क्योंकि ईरान में आज कोई लीडर है नहीं। जैसे सोवियत सेना निकल गई थी अफगानिस्तान छोड़कर, उसके बाद अफगानिस्तान पर किसी का कंट्रोल नहीं था। एक साथ मुजाहिदीन थे, हक्कानी नेटवर्क था, नॉर्दर्न अलायंस था, बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे थे। बिल्कुल वही हालत आज ईरान की है। हाँ, ये बताने के लिए मुज्तबा मुज्तबा बोलेंगे, लेकिन मुज्तबा सामने नहीं आएगा। एक दिन हमें पता चलेगा कि मुज्तबा कोई है ही नहीं, तो वो बात छोड़ दो। लेकिन एक बात है कि ईरान की ये जो लड़ाई है वो आगे चलकर कुर्दिस्तान, तालिबान और बलूची मिलकर लड़ने वाले हैं, और उसको पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट अमेरिका देगी। वैसे तो अमेरिका ने बहुत सारे हथियार, जो बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह अफगानिस्तान में छोड़ी थी, तो उसका प्लान क्या था? यही तो था, अफगानिस्तान का बेस छोड़ा है, लेकिन हथियार भी छोड़ दिए ना। वो हथियार इस्तेमाल कैसे करें, इसका ट्रेनिंग भी मिलना जरूरी है। वो ट्रेनिंग किसने तो दिया होगा। जिस ढंग से आज पाकिस्तान पर तालिबान डुरांड लाइन से हमले कर रहे, वो देखकर पता लगता है कि जो अमेरिकन हथियार वहां छोड़े गए, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका तालिबान को सिस्टमेटिकली किसी ने ट्रेनिंग दिया है। तो ट्रेनिंग सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं दिया, पूरे पश्चिम एशिया जो है, आखाती या खाड़ी देश है, ईरान है, ये जो सब लोग हैं, उनको मार्जिनलाइज करने का एक ग्रैंड प्लान हो सकता है। और उसमें से शायद आगे चलकर कर्डिस्तान नाम का एक नया देश पैदा होगा। अगर वो पैदा होगा तो हमेशा के लिए वो तुर्की के लिए सरदर्द बन जाएगा। ये सब देखो, अमेरिका में अगले 15 साल 10 साल के बाद दुनिया का मैप कैसे होगा, इस पर काम करने वाले स्टडी ग्रुप है, थिंक टैंक्स है। ये अलग अलग सिनारियो बनाते हैं, अलग अलग प्रेसिडेंट जो पसंद आए वो इम्प्लीमेंट करता है। मुझे एक बात याद आती है, 1980s में जब रिपब्लिकन पार्टी से रोनाल्ड रेगन अध्यक्ष बनने के लिए ट्राई कर रहे थे, प्राइमरी चल रही थी और उन्होंने प्राइमरी जीत ली, तो वो रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिका में प्रेसिडेंटशिप के लिए कैंडिडेट बन गए। तो अमेरिका में एक ट्रेडिशन है, जो भी पार्टी का अंतिम कैंडिडेट फाइनल होकर सामने आता है, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 70-75-100 से ज्यादा इकट्ठा होकर उस पर सवाल दागते हैं कि भाई तुम क्या करोगे, तुम अगर प्रेसिडेंट होते हो तो क्या करोगे। तो मुझे याद है उस समय मैंने पढ़ा था, किसी एक बड़े यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ने रीगन को पूछा था, क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो तो स्टंट फिल्म का हीरो था, ऐसी कोई बड़ा अभिनेता वगैरह नहीं था, तो उसको मजाक उड़ाया जाता था। तो उसको किसी प्रोफेसर ने पूछा था कि भाई तुम प्रेसिडेंट बनने जा रहे हो, तो तुम्हारी सोवियत पॉलिसी क्या है, सोवियत यूनियन से कैसे टकराओगे। उस वक्त ये कोल्ड वॉर चल रहा था। तो उसने एक लाइन में उत्तर दिया, माय पॉलिसी इज वेरी सिंपल, आई हैव टू विन, दे हैव टू लूज। तो प्रोफेसर बोला ये स्लोगन है, मैं पॉलिसी पूछ रहा हूं। तो रेगन ने जो उसका जवाब दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बोला मैं प्रोफेसर बनने नहीं जा रहा हूं, मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं। मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं, और प्रेसिडेंट डिसीजन मेकर होता है।
तो बोला पॉलिसी कौन बनाएगा? तो रेगन बोला था दैट इज योर हेडेक, यानी तुम जैसे 100 प्रोफेसर्स अलग अलग पॉलिसी बनाएंगे और उसमें से एक चूज कर मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो ये बात समझ लो, ये जो अमेरिकन पॉलिसी बनती है वो कोई बनाने वाला एक नहीं होता, बनाने वाले अलग अलग होते हैं। शायद उसमें से 3-4 पॉलिसीज इकट्ठा करके एक नई पॉलिसी बनाई जाती। तो वेस्ट एशिया जो है ये अगर दुनिया के ट्रांसपोर्ट का हब है, यूरोप से साउथ एशिया वगैरह आने जाने वाला माल या ऑयल, ईंधन, ऊर्जा, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट चीज है। वो हमेशा के लिए नॉर्मलाइज होना जरूरी है। अगर उसमें टांग गड़ाकर ये आयातुल्ला बैठ गया था तो उसका खात्मा जरूरी था, उसका खात्मा जरूरी था। तो इस ढंग से ये पॉलिसी आई है। हमें ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल कर रहा है, नहीं। तो एक बात उन्होंने शायद तय की है कि भाई यहाँ का दादा, यहाँ का कंट्रोलर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे पॉलिसी पर चले, और वो पॉलिसी पर चलने वाला एक देश अपने आप में शक्तिशाली है, वो है इजराइल। उसके साथ साथ अगर कुर्दिस्तान बन जाता है और उसी लाइन पर तीसरी नंबर पर अगर तालिबान होता है तो खाड़ी देश के लिए, पश्चिम एशिया के लिए पूरा का पूरा दुनिया का नक्शा बदलेगा, स्टेबिलिटी आएगी और कम से कम 2-3 दशकों के लिए ये ट्रैक क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आज की तारीख में अमेरिका अपनी सेना ईरान में नहीं उतारेगी, वो इनका इस्तेमाल करेगी, जिसको ऑर्डिनरी भाषा में मर्सिनरीज भी बोला जाता है, हमारी भाषा में जिसको हम सुपारीबाज बोलते हैं। तो इस ढंग से ये हो सकता है, ये हो सकता है। भाऊ एक और पिछली बार आपका इशारा भी था, लेकिन मैं सवाल उसको नहीं देख पाया, जो हमारे धुरंधर का क्या रोल है। क्योंकि देखिए आज बड़ी एक अच्छी, मैं सुबह लाइव भी मैंने किया और मैं देख भी रहा था कल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को, जब ट्रम्प थैंक यू इंडिया बोलता है, वही ट्रम्प जो अभी लगातार कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, फलाए सब चीजें कहता है। हम इजराइल से रक्षा समझौता कर रहे हैं, हम गल्फ से तेल खरीद रहे हैं, वो लोग हमको धन्यवाद ऐसे समय में भी कर रहे हैं। हम लोग अपनी पॉलिसीज को अब जितना हम ईरान से, हमने कोई उनकी अनुमति की जरूरत नहीं थी, हमने जवाब दे दिया, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें खरीद रहे हैं। ये तमाम चीजों के बीच में जो आपने ये प्लान बताया, इसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जब आप ईरान के अंदर घुसाते हैं तालिबान को, आप इधर से पाकिस्तान को इंगेज करते हैं, और इस सब के बीच में एक खामोश चादर जो है भारत ओढ़े हुए है, जिसमें कि अब बहुत सारे लोग तो हालांकि ये कह रहे हैं कि साहब सीपीएम जैसी पार्टियां जो हमेशा से हिंदुस्तान की कंपनियों पर रोक लगाती रही हैं, जिनकी जिंदगी में निजी कंपनियां और इस देश को गाली देना लिखा है, वो भी आज दर्द से पेट में करा रही थी। ये कह रही थी कि साहब भारत से बाहर जा रहा है ये पैसा। तो जो अंबानी को, जो मतलब अमेरिका को सबसे बड़ी जरूरत पड़ी तो उसको रिफाइनरी 50 साल लगाने के बाद इंडियन ढूंढना पड़ा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, आप मतलब उसके बारे में बताएं, क्या इंडियन भी एक कोई रोल डिजाइन आपको इस सब में दिखता है? और भारत सरकार का, या मैं कहूं पीएम मोदी और उनके साथ इस समय धुरंधर, हम जब भी बात करते हैं तो डोवाल साहब भी साथ रखते हैं, तो आपको लगता है इस पूरे ग्रेट डिजाइन में हमारी कोई भूमिका है और हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल है। एक बात आप समझ लो कि 84 में बीजेपी के सिर्फ 2 एमपी चुनकर आए थे। उसके बाद औरों से गठबंधन करते 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 आज बीजेपी कहां पहुंच गई है? अकेली नेशनलिस्ट पार्टी बन गई है। तो जिसके साथ जाना है जाएंगे, अपनी ताकत बढ़ाते बढ़ाते आगे जाएंगे, ना किसके साथ पूरा मर्ज करेंगे, ना किससे दुश्मनी लेकर अलग रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। सबका साथ सबका विकास, अर्थात उसमें हमारा विकास ज्यादा होना चाहिए, ये तो हम सोचेंगे। हाँ। तो ये पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी पब्लिकली बोली नहीं जाती, पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है और उसके परिणाम लोगों के समझ में आते हैं। देखो आज ही मैंने और एक ये देखा
कि यूएई का जो दिल्ली में बैठा एम्बेसडर है उसने कहा कि मोदी अगर एक फोन नेतन्याहू को घुमाए तो ये वॉर आज के आज रोक सकता है। इसका मतलब समझते हो? मोदी क्यों नहीं बोलते पूछने वालों के लिए यह जवाब है। राहुल गांधी दिन के 24 घंटे बोलता रहे, कुछ परिणाम फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मोदी एक फोन घुमाकर बोलेगा तो परिणाम होगा। और इसलिए मोदी को हर चीज बोलने में सोचना जरूरी होता है, और राहुल को बोलना होता है, सोचना तो जरूरी है नहीं। तो इसलिए ये जो पॉलिसी बनती है उसमें से अपना फायदा कहां से उठाए ये तो सोचेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों पक्के गुजराती है। ये मत भूलो। एक बात आपको बोल दूं, एक दोहा में कहीं एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्क्लेव था, उसमें एक अमेरिकन सीनेटर का वीडियो आपको मिलेगा, आप ढूंढो, बढ़िया वीडियो है। वो बोला कि ये किस्सा है, चुटकुला है, ये उसने कहा ये चुटकुला है, हकीकत नहीं है, लेकिन वो चुटकुला समझ लो तो इंडिया समझ में आएगा। तो वो बोलता है कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट जा रही थी, आइंस्टाइन उसमें बैठे थे। तो आइंस्टाइन के बाजू में एक इंडियन बैठा था जो इंडियन बिजनेसमैन था। तो आइंस्टाइन ने उसको बोला कि भाई 5-6 घंटे की फ्लाइट है, चुप बैठ के क्या करोगे? तो थोड़े गपशप लगाते हैं, थोड़ा खेल करते हैं। तो बोले क्या खेल करेंगे? तो बोले मैं तुमको एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम्हें जवाब नहीं आता तो तुमको $5 देना पड़ेगा, और तुम मुझे सवाल पूछो, अगर मैं नहीं जवाब दे पाया तो मैं $500 दे दूंगा। अब ये बिजनेसमैन था इंडियन, ये बोला ये अच्छा सौदा है, अगर हार गए तो $5 तो जाना है, $5 तो जाना है, लेकिन अगर सही निकला, उसका गलती हो गया तो $500 आ जाएगा। तो बोला आइंस्टाइन को, हाँ पूछ लो आप सवाल। अब आइंस्टाइन ने पूछा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितना अंतराल है? तो उसने 1 मिनट नहीं लगाया, जेब में हाथ डाला, $5 के नोट निकाला और उसको दे दिया, बोले मालूम नहीं इतना भाई। तो आइंस्टाइन ने पूछा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम सवाल पूछो। वो बोला मुझे एक ऐसे प्राणी का नाम बताओ जो पहाड़ चढ़ता है तब उसके 3 पांव होते हैं और नीचे उतरता है तो 4 पांव होते हैं, ऐसा कौन सा प्राणी है? तो आइंस्टाइन अपना दिमाग खरोच खरोच कर निकालता है, लेकिन ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलता। तो चुपचाप जेब में हाथ डालता है और वो $500 उसको दे देता है। अब वो इंडियन बिजनेसमैन उसको पूछता है कि भाई अगला सवाल तुम पूछ ले, आइंस्टाइन को बोलता है। आइंस्टाइन बोला वो लेकिन एक मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन, तो बोला नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं, सवाल जवाब का तो खेल है, तुम जो भी पूछोगे वो सवाल होगा। तो आइंस्टाइन पूछता है भाई ठीक है चल। वो बोलता है तूने जो सवाल पूछा था वो प्राणी उसका नाम क्या है? वो फिर जेब में हाथ डालता है और $5 दे देता है। दिस इज इंडियन पॉलिसी। तो वो जो अमेरिकन सीनेटर था वो उस कॉन्क्लेव में बोलता है डोंट मेस विथ इंडियन, इंडियंस की मजाक मत उड़ाओ, इंडियंस बिजनेस में बड़े तगड़े और शार्प होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। तो इसमें हमारा क्या फायदा है? ये किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के दिमाग में नहीं आएगा। जो पगार पर जीता है ना उसके समझ में ये बातें नहीं आएगी। जो रास्ते पर सब्जी बेचता हो या दुनिया भर को पेट्रोल बेचता हो उसको समझ में आएगा कि इंडिया की पॉलिसी क्या है। यूनिवर्सिटी में बैठे प्रोफेसर को ये समझ में नहीं आएगा। उसका भी एक हो सके तो एक मैं बोल रहा हूं आपको और आपके जो दर्शक है उनको बोलूंगा, विथ ऑनर्स नाम की एक फिल्म है, देखो बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है विथ ऑनर्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के आधार पर है। उसमें एक बेवड़ा बैठा है, वो पूरी उस क्लास में जाकर
उस प्रोफेसर को नंगा कर देता है, क्योंकि ये बुकिश होते हैं, इनको व्यवहार की जानकारी नहीं होती। तो आज हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं उनको पता है, बाकी लोगों को पता होने की जरूरत नहीं है। आम खाओ यार, गुठली क्यों गिन रहे हो? लेकिन हम गुठली तो गिनेंगे, गुठली का वजन भी करेंगे, उस पर रिसर्च पेपर लिखेंगे। तो छोड़ो, जो कुछ चल रहा है वो अमेरिका करे, नेतन्याहू करे, रूस करे या चाइना करे, उसका हमारे लिए क्या फायदा है वो देखने वाले दिल्ली में बैठे। जब जरूरत हो तब बोलेंगे, वरना बोलेंगे नहीं। तुम कितना भी चिल्लाओ, कितना भी हंगामा करो, कितना भी हाउस का काम बंद करो, मोदी झुकेगा नहीं साला। तो भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि मैं आपको 25 से 30 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी आपका समय हमेशा लंबा होता है। लेकिन ये दर्शकों की ओर से भी मेरी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि तमाम दर्शक बाकायदा लिखते हैं, सीखते हैं और उसके बारे में हर बार कमेंट्स भी करते हैं कि भाऊ जब भी आते हैं एक नई पूरी न केवल खबर बल्कि एक पूरा नया दर्शन लेके आते हैं। तो आप जुड़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, दर्शकों भी अच्छा लगता है। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और भाऊ के बहुत सारे इंटरव्यू हैं, मुझे कहने की, मैं बहुत ये कहने के लिए छोटा हूं लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जो उनके प्रतिपक्ष पर मैं भी सुनता हूं कई बार जाकर। और जिन लोगों को लगता है कि उनको सुनना है वो वहां पहुंच के सुने उनको, ताकि उनको पुराने इश्यूज भी एक ऐसी किताब की तरह मिलेंगे जिसमें पत्रकारिता के अलग अलग अध्याय हैं। भाऊ आप जुड़े एक बार फिर से, आपका धन्यवाद। नमस्कार।